एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में भी या फिर आपने जो वीडियो आपके सामने अभी आ रही होगी उसमें आपने देखा होगा कि अभी सामने यूएई के प्रेसिडेंट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब। एक्चुअली प्रेसिडेंट नहीं है, किंग है, वहां पे मोनार्की चलती है। तो आखिर ये ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग यूएई और इंडिया के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में ना कुछ डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट क्या हुई हाल के दिनों का मतलब ये नहीं कि 6 महीने 7 महीने की बात कर रहा हूं मैं। पिछले 3 और 4 ईयर्स से कुछ चेंजेस हुए हैं जियो पॉलिटिक्स में, या फिर मैं यूं कहूं कि जो मिडिल वेस्ट है। मिडिल वेस्ट का क्या मतलब है? अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं तो यहाँ पे सऊदी अरबियन पेनिनसुला है और वहां पे कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी भी वो मोनार्की में रह रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, बहरीन। ये ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी मोनार्की चल रही, मतलब कि राजतंत्र ही चल रहा है। तो वहां से हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हो गए हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री भी बोलते हैं, फिर मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, अरब देश बोलते हैं। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ हमारा जो संबंध है वो काफी ही डायनेमिक हो चुका है। मतलब ये कि एक तरफ हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि हर बार ये उनको मुस्लिम मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसकी दुहाई देता है कि भाई हम भी मुस्लिम कंट्री है, तुम भी मुस्लिम कंट्री हो, चलो आपस में मिल जाते हैं और भारत को किक ऑफ करते हैं, मतलब कि भारत को निकालते हैं यहाँ से। लेकिन हमारे और यूएई के बीच या फिर जितने भी मुस्लिम कंट्री में नहीं बोलूंगा, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, अरब पेनिनसुला में के बीच जितने भी कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज के साथ गिव एंड टेक का रिलेशन है। आखिर गिव एंड टेक का क्या रिलेशन है? सबसे पहला जो गिव एंड टेक है हमारे और उनके बीच, हम क्या करते हैं, उनसे लेते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और उनके लिए हम बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मार्केट है, जहां जो हमें अपना सारा कच्चा ऑयल सप्लाई करते हैं। उसी के साथ साथ हम उन्हें क्या देते हैं? इसके बदले में हम उन्हें पैसा तो ऑब्वियस सी बात है देते हैं। इसी के साथ साथ हम अपना मैन पावर उन्हें देते हैं। मैन पावर करने का क्या मतलब हो गया? मैन पावर करने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है यूएई में या फिर बहुत सारे अरब कंट्री में जाके काम करते हैं। आपने भी सुना होगा कि अरब देशों में जाके हमारे बहुत से जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं वहां पे जाके काम करते हैं। इसी के साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि जब आईएसआईएस के साथ लड़ाई हो रही थी, मतलब आईएसआईएस वाले ने सीरिया पे कब्जा कर लिया था, वैसे सिचुएशन में क्या हुआ था कि बहुत से वर्कर्स फंस गए थे। हमारे केरला की बहुत सी नर्सेज जो कि नर्सिंग का काम कर रही थी सीरिया में, वो फंस गए थे वहां पे। तो हमारे जो स्किल्ड लेबर है वो वहां पे जाके काम करता है, तो उनकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी हमारी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके यहाँ पे पहली बात है कि वो काफी रिच कंट्री, वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते, वहाँ पे और भी 10 तरीके की चीजें, बहुत ही सहूलियतें हैं उनके पास। तो उनके लोग इस तरह के छोटे मोटे कामों में हाथ डालना नहीं बेहतर समझते। इसके साथ साथ उनका जनसंख्या भी काफी कम है, तो ये भी एक सिचुएशन है कि अगर उतने कम जनसंख्या में वर्कफोर्स वो लाएंगे कहाँ से? तो इंडियंस बहुत सारे जाते हैं यूएई में जॉब करने के लिए। लेकिन हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है वो काफी ही ज्यादा रिमार्केबल है। मैं रिमार्केबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हुआ क्या है कि ये जो प्रिंस है या फिर जो किंग है यूएई की, इन्होंने क्या किया है, जय श्री राम का नारा लगाया है। अब जब जय श्री राम का ये नारा लगा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि एक मुस्लिम कंट्री के जो हेड है, प्रीमियर है, अगर वो बोल रहे हैं जय श्री राम, तो ये काफी सोचने वाली विषय है। मतलब कि बहुत ही इसको अच्छी बात भी बोल सकता हूँ मैं कि डिप्लोमेटिक जीत है भारत की एक तरह से। उसी के साथ साथ आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक मंदिर भी, टेंपल भी बन रहा है, हिंदू टेंपल। शायद बहुत दिनों के बाद, शायद 700 या 800 ईयर्स के आसपास कोई टेंपल का निर्माण हो रहा है सऊदी अरेबिया में। एक वीडियो भी है, उसकी वैलिडेशन करना, मतलब कि मेरे पास उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो वीडियो फेक है या ओरिजिनल है। कि मैंने देखा है कि श्रीमद् भगवत गीता को वहाँ के कोई मिनिस्टर है या फिर कोई रॉयल फैमिली के कोई मेंबर है जो कि अपने सर पे लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वो वीडियो फेक हो। खैर, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये यूएई के प्रेसिडेंट या फिर यूएई के किंग क्यों जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं? आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई क्यों ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, या फिर मतलब इंडिया को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया आने वाले टाइम पे, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमी जो होता है ना, वो आपको दर्शाता है कि आप कितने ताकतवर हैं, आपकी ताकत क्या है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अभी के टाइम पे अगर आप अपने घर में भी देखते हो कि जिन पर्सन के पास पैसे होते हैं ना, मनी, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। अगर उसका पैसा जैसे जैसे कम होता जाता है, उसकी इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे निगेटिव होती जाती है। तो सऊदी अरब को पता है कि ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, ये कभी ना कभी खत्म होने वाला है।
एक टाइम पे ये एग्जॉस्ट कर जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी? जब हमने जनता को, अपने सिटीजन्स को टैक्स से एग्जाम्पशन दे रखा है, बहुत सी सुविधाएं दे रखी है, बहुत से वेलफेयर स्कीम्स चला रखे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में इनको सबसे बड़ा डर यही है रिवोल्ट न हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आखिर वहां के लोगों ने क्यों जनतंत्र को, मतलब जनतंत्र वहां नहीं आया, अभी भी राजतंत्र में क्यों वो बिलीव कर रहे हैं, राजतंत्र को क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसे रहना रह लो। लेकिन वहीं अगर मान लो चाइना को देख लो, अब चाइना में वन पार्टी रूल है लगभग 75 ईयर से तो जरूर है। अब इस वन पार्टी रूल में भी कभी विद्रोह नहीं होता है, कभी रिवोल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वहां के लोगों को जो जरूरत की चीजें उनको मिल रही है। लेकिन हाँ, नीचे जो ज्वालामुखी है, जिस दिन ये फटा उस दिन पूरे चाइना को ले डूबेगा, जिस तरीके से यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकल तौर पे ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि आपको पता होगा कि हम फोर्थ या फिर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं ब्रिटेन को पछाड़ के, और वो बहुत ही जल्द के दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि हम जर्मनी को पछाड़ के चौथे नंबर के सबसे बड़े बन जाएंगे आर्थिक पावर। और ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि 2030 तक हम क्या हो जाएंगे कि दुनिया के थर्ड, मतलब कि चाइना, यूएसए, चाइना के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे दुनिया का जो सबसे इकोनॉमी के मामले में बोले तो सबसे ताकतवर कंट्री बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि 2050 तक हम यूएसए को पछाड़ के चाइना और इंडिया लगभग बराबरी पे होगा, या फिर इंडिया थोड़ा सा ही नीचे होगा चाइना के। तो खैर, ये तो फ्यूचर की बातें। अब आते हैं वर्तमान पे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो यही कुछ रीजन जिसकी वजह से प्लीज कर रहे हैं वो इंडियन सिटीजन को, इंडियन गवर्नमेंट को जय श्री राम जैसे नारे लगाकर। अब चलते हैं कि आखिर बात क्या है। बात ये है कि इससे हुआ क्या है कि अब इन दोनों देशों ने ये निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे कि अपना बिजनेस, जो हमारा बायलैटरल बिजनेस है, उसको क्या करेंगे कि रुपीज और दिरहम, जो उनका करेंसी है, इसमें करेंगे। जैसा कि आपको पता था, इससे पहले आपको पता होगा कि हमारा जो बिजनेस होता था किस पे होता था, इंटरनेशनल बिजनेस किस पे होता है, आपको पता ही होगा। इंटरनेशनल करेंसी किसको बोलते हैं? डॉलर को। लेकिन डॉलर के बादशाहत को चुनौती देने के लिए इन दोनों देशों ने डिसीजन लिया है कि हम अब अपने अपने रुपीज में, अपनी अपनी करेंसीज में एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे। और इससे फायदा ये हो रहा है कि चलो यूएई का कुल मिला के जो सब, मतलब आपको पता ही होगा कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई का। तो यूएई का कुल मिला के 10 लोगों के साथ बिजनेस होता होगा, लेकिन इंडिया का तो लगभग सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस हो रहा है। तो अगर यूएई के साथ ये रुपीज में ट्रांजेक्शन करेगा तो सऊदी अरब के साथ ये रियाल में ट्रांजेक्शन करेगा, इसी तरीके से बरहीन के साथ उसकी करेंसी में ट्रांजेक्शन करेगा, और उसी तरीके से कतर के साथ भी उसके करेंसी में ट्रांजेक्शन करेगा। और जब हम यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो हम कौन से करेंसी में ट्रांजेक्शन करेंगे? EURO। इस तरीके से क्या होगा कि हम उनसे यूरो लेंगे, इसके बदले में उनको रुपीस देंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि टर्म होगा जिसको बोलेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। जैसे डॉलर का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ था, उसी तरीके से रुपीज का क्या होगा? इंटरनेशनलाइजेशन होगा। और जब इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा रुपीज का, तो रुपीज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि आप ये ना माने कि डॉलर की बादशाहत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ चुनौती दे रहे हैं, हम सिर्फ उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आओ आजमा लो हमसे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे। इसी के साथ साथ जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हो रहा है वो मतलब कि गेम चेंजिंग होगा। मतलब ये कि वो सब कुछ बदल के रख देगा। आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये आपको पता है यूएई का एक छोटा सा, मैंने मैप नहीं लगाया है यहाँ, अगर यूएई का एक छोटा सा हिस्सा बहरीन के पास है, कतर से आगे अरेबियन सी में, और वहां से इंडियन ओशियन में यहाँ पे मुंबई के पास वो एक ऐसा
लाइन बिछा रहे हैं जिसमें कि ऊपर ट्रेन चलेगी और नीचे ये दो तरीके का होल बना होगा, पाइपलाइन बनी होगी। ये जो पाइपलाइन बनी होगी आखिर किस काम आएगी? आपको पता है किस काम आएगी? एक पाइपलाइन से क्रूड ऑयल आएगा इंडिया के अंदर में और दूसरे पाइपलाइन से नर्मदा की पानी को भेजा जाएगा, जो कि स्वीट वाटर होता है। कहां भेजा जाएगा? यूएई में। इससे दोनों देशों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें क्रूड ऑयल मिल जाएगा और उनको क्या मिल जाएगा? उनको मिल जाएगा साफ पानी, जो कि उनके पास पानी की किल्लत है, तो पानी की समस्या से भी निजात पा लेंगे और हमको क्रूड ऑयल भी मिल जाएगा। इससे प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व हो रहा है? आखिर इतना लंबा पाइपलाइन बिछाने के पीछे का क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व कर ले रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रहा है कि अभी जो हमारा बिजनेस होता है ये पाकिस्तान के रास्ते यूएई में पहुंचते हैं, लेकिन अगर ये काम हो जाए तो हमारा सारा का सारा ऑयल का जो बिजनेस है वो हमें पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी और इसकी ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो जाएगी। उसी के साथ साथ हम काफी ज्यादा और भी फ्लुएंट तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। यूएई के साथ साथ जितने भी अरब पेनिनसुला की कंट्रीज हैं उन सभी के साथ हमारा बिजनेस चलता रहेगा और इन अनइंटरप्टेड बिजनेस चलता रहेगा, जो इन लोगों का जो होता है ना हर बात पे टोका टाकी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो और वैसे मत करो, वो सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से इंडिया का यूएई के साथ काफी अच्छा टर्म बन गया है। और आपको पता होगा कि हाल के दिनों में इंडिया ने जो भी डिसीजन लिए उस सारे डिसीजन में यूएई ने उसका साथ दिया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स थे वहां पे यूएई ने हमारा भरपूर साथ दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हाल ही में इंडिया ने क्या किया था, हाल ही में नहीं बहुत दिन हो गया, अगस्त 2019 में इंडिया ने क्या किया था कि 370 आर्टिकल 370 को हटा दिया था, एब्रोगेट कर दिया था। कहां से? जम्मू एंड कश्मीर से उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चिल्लम चिल्ली मचाना शुरू कर दिया और इंडिया ने बोला एक्सक्यूज मी, अब कश्मीर पे बात नहीं करोगे, अब पीओके पे बात करोगे। वो जो बोलता था ना कि कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, आजादी वाली काइंड ऑफ थिंग्स। तो यूएई ने क्या बोला कि हम तो भाई भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और इवन जब यूएन में इस बात को उठाया गया पाकिस्तान के द्वारा तो वहां पे भी यूएई ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया है और अब्सटेन कर गया वहां से। उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सारे देशों ने किसका साथ दिया? इंडिया का साथ दिया। ये दर्शाता है कि हमारा सॉफ्ट पावर कितना तेजी से इवॉल्व हो रहा है, कितने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर हम ये बोल सकते हैं कि हमने बहुत ही तेजी के साथ अपने अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस काफी अच्छे एस्टेब्लिश करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये हमेशा कभी ना कभी मतलब 6 मंथ के अंदर एक बार मिडिल ईस्ट के विजिट पे या फिर मिडिल ईस्ट के दौरे पे चले ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे हमारा जो रिलेशन है इंडिया और यूएई के बीच का जो रिलेशन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।